ठीक है, अब टॉपिक जो हमारा रह गया था वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। जब हमने 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तब हमने ये देखा था कि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे which are essentially यूकेरियोट्स। फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते और फूड को इंजेस्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि वो एंजाइम्स को बॉडी से बाहर सीक्रीट करते हैं और इनको बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, जिस तरह एनिमल्स हैं वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, फंजाई यूकेरियोट्स हैं। ये जो दो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि फंजाई में क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक से ही आएगा, तो रिमेंबर इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फंजाई। अब अगले जो कैरेक्टर्स होंगे वो सब फंजाई पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। फंजाई आर हैप्लॉइड, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हैप्लॉइड, लेकिन डिप्लॉइड भी होते हैं। डिप्लॉइड स्टेज परमानेंट नहीं होती बल्कि ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करेगी, ट्रांजिशन में एग्जिस्ट करेगी। तो फंजाई आर मोस्टली हैप्लॉइड थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन एक ट्रांजिएंट डिप्लॉइड स्टेज भी उनमें एग्जिस्ट करती है। फंजाई ठीक है, ये आपने चीज याद रखनी है कि ये मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि फंजाई आर, अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में से एक चूज करना हो तो आप हैप्लॉइड करेंगे। डिप्लॉइड स्टेज ट्रांजिएंट होती है। जब फंजाई मोस्टली, ये बात हमने पहले पढ़ी थी, मल्टी सेलुलर होंगे या मोस्टली फंजाई यूनिसेलुलर होंगे। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। केमिकल कंट्रोल में मैंने डिवीजन कर दी थी, चले मैं उसको एंड पे बता देता हूं। अभी मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। जी गुड, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स आई नो आप सबको पता है कि यूनिसेलुलर यीस्ट्स हैं, उनको भी फंजाई में प्लेस किया गया। तो इस तरह अगर ऑल फंजाई हो तो उसमें दो आंसर्स बन सकते हैं कि ऑल फंजाई आर यूकेरियोट्स, ऑल फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, ऑल फंजाई आर नॉट हैप्लॉइड, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हैप्लॉइड, क्योंकि कुछ ट्रांजिएंट डिप्लॉइड स्टेज में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जाइगोस्पोर होता है। अच्छा जी इसी तरह मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर यीस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह फंजाई में, मोस्ट ऑफ द फंजाई में एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस एग्जिस्ट करती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। अच्छा, इस न्यूक्लियर माइटोसिस का नॉर्मल माइटोसिस से क्या डिफरेंस है? नॉर्मल माइटोसिस को मैं यहां पर शो करता हूं। दिस इज अ सेल और ये इसका न्यूक्लियस है। ये फंजाई नहीं है, एक ये नॉर्मल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब जो नॉर्मल माइटोसिस होगी उसमें यहां पर
न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रियोल्स ओरिजिनेट होंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, उसके बाद इस सेल में ये जो न्यूक्लियस है, ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंचेंगे और इसी दौरान जब ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे होते हैं अलोंग विद देयर फाइबर्स, तो ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसी दौरान यहाँ पर क्रोमोसोम्स रिलीज हो जाते हैं न्यूक्लियस से। ये मैं नॉर्मल माइटोसिस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप न्यूक्लियर को समझ सकें। और इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। इवेंचुअली जब स्पिंडल टूटता है तो वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ सेपरेट करके खींच लेता है। दो सेल्स बन जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस डिवीजन, और दोनों सेल्स के पास फिर से अपना अपना न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो ये है नॉर्मल माइटोसिस। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस की, तो जितने भी मैंने भी आपको ये इवेंट्स बताए, तो ऑल ऑफ दीज इवेंट्स टेक प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। यानी कि फंजाई के केस में अगर ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो स्पिंडल की फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल से, क्योंकि जो फंजाई होते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि फंजाई लैक सेंट्रियोल्स। ये भी सब पे बात अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सेंट्रियोल नहीं बल्कि स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे और उनके साथ फिर फंजाई के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच होंगे और उनकी सेपरेशन होगी। तो अगर जितने भी इवेंट्स हमने यहाँ पर पढ़े जी, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं टूटेगा। ऑल ऑफ दीज टेक्स प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस बिकॉज जैसे कि नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर बिकॉज न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट डिसइंटीग्रेट, दैट इज वाई स्पिंडल बनना, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होना, ये सब न्यूक्लियस में होता है। इसी वजह से न्यूक्लियर माइटोसिस कहा जाता है कि ऐसी माइटोसिस जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर माइटोसिस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये एक ऐसी माइटोसिस का प्रोसेस है। न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब है ऐसी माइटोसिस जो न्यूक्लियस के अंदर होगी। समझ आ गई ये बात कि इसको न्यूक्लियर माइटोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे सभी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसको न्यूक्लियर माइटोसिस क्यों कहा है, बिकॉज इसमें न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होता। तो all fungi are eukaryotes, all fungi are absorptive heterotrophs, fungi lack centrioles। most में जिस तरह होगी न्यूक्लियर माइटोसिस होगी, मल्टीसेलुलर मोस्टली होते हैं, यूनिसेलुलर यीस्ट होंगे, मोस्टली हैप्लॉइड होंगे, लेकिन ट्रांजिएंट डिप्लॉइड स्टेज भी रहती है। अच्छा, अब फंजाई में कोई एक और ऐसा करेक्टर बताएं जो सब के सब फंजाई में कॉमन हो। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस फंजाई में होती है, लेकिन न्यूक्लियस लेट डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन शुरू में नहीं होगी। तो अगर आप उस चीज को कंसिडर किए बगैर बताएंगे
तो उसमें फिर ये होगा कि हम कहेंगे जी कि फंजाई में अगर हाइफे मल्टी न्यूक्लिएट है तो फिर उनमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। ठीक है, तो ग्रो करते जाएंगे, न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही होगी मल्टी न्यूक्लिएट के केस में। जी, फंजाई में एक और कॉमन कैरेक्टर है, दैट इज सेल वॉल। और जो फंगल सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके काइटिन को, कि ये एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नहीं सबके पास हाइफे नहीं होते। चलें, आपने पॉइंट अच्छा बता दिया फंजाई का, कैरेक्टरिस्टिक्स का हाइफे, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। लेकिन ये असल में बताना था कि ऐसी चीज जो सबके पास नहीं होती। काइटिन सेल वॉल तो सबके पास होगी, ठीक है, तो सेल वॉल सबके पास होती है, ठीक है। तो जो हाइफे होंगे सेप्टेट 8 सेप्टेट होते हैं, लेकिन हाइफे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फंजाई। जब हम कह रहे हैं कि हाइफे फंजाई में नहीं होंगे, नॉट इन ऑल, जिसका मतलब है कुछ फंजाई ऐसे भी होंगे दैट आर नॉन हाइफल। ठीक है, नॉन हाइफल की एग्जांपल होती है यीस्ट। इसको हम एक और तरीके से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 या 10 कैरेक्टर्स हैं किंगडम फंजाई के, जो हमें अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। अब थोड़ी सी हम कैरेक्टर्स के अलावा ब्रीफ डिटेल देख लेते हैं फंगस की। ठीक है, यानी कि इसमें हम जो इम्पोर्टेंट और कैरेक्टर्स इसके आते हैं फर्स्ट पेज के अलावा, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फंजाई हैं जितने भी होंगे, फंजाई की बॉडी को, इसकी बॉडी कंपोज होती है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिनको बोलते हैं हाइफे, जिसका भी आपने बताया कि दे कैन बी सेप्टेट as well as aseptate। ठीक है, तो बॉडी ऑफ फंगस हाइफे से बनी होगी। अगर फंजाई की बॉडी हाइफे से बनी होगी तो इसको आप बोलेंगे माइसीलियम। और अगर बॉडी हाइफे से नहीं बनी होगी, यानी कि बॉडी जो है वो नॉन हाइफल है, जैसे कि यीस्ट, तो आप इसको माइसीलियम नहीं कहेंगे। तो बॉडी ऑफ अ फंगस is called as mycelium if it is composed of long or thread like structures called hyphae। ठीक है, ये बात समझ आई। हाइफे जो होते हैं ना, फंजाई के सेल्स, अब ये ग्रो करते हैं इस तरह के लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, इस तरह। तो इन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है हाइफे। चलिए, अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो माइसीलियम है इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइफे। तो इसको मैं अदर वे कर लेता हूँ। हाइफे और नॉन हाइफल की समझ आ गई, तो बॉडी ऑफ फंगस। तो अब आगे हाइफे को समझने के लिए आई एम गोइंग द अदर वे राउंड, के बॉडी ऑफ अ फंगस इट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब है इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइफे। यही मतलब हुआ ना माइसीलियम का, कि ये बॉडी ऑफ फंगस इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइफे। अच्छा, अगर अब
माइसीलियम नहीं होगा तो उसका मतलब है नॉन हाइफल। जो हाइफे होते हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। मसलन ये हाइफे फंजाई को एंकर करने में भी हेल्प करते हैं अपने जिस जगह पर वो ग्रो करता है। फंजाई के ऐसे हाइफे जो उसको एंकर करने में, यानी किसी चीज को, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेड का पीस है जिस पे फंजाई ग्रो कर रहे हैं। इतने हिस्से को जूम करें तो फंजाई का वो हिस्सा हाइफे का जो इस तरह इस ब्रेड या अपने किसी भी जिस जगह पर वो ग्रो करता है उसके अंदर मौजूद होगा, यानी कि उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा होगा। ठीक है, सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हाइफे हो सकते हैं। ऐसों को बोला जाता है कि दे आर कॉल्ड एज राइजोइड्स, क्योंकि इनका काम होता है एंकर करना। इसी तरह फंजाई के कुछ हाइफे हैं जो कि इसी ब्रेड की सरफेस पे, यानी कि ये ब्रेड इस वक्त इसका सबस्ट्रेट है, तो सरफेस के साथ साथ ग्रो कर रहे होंगे इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे हाइफे जो कि अपने सबस्ट्रेट पे सरफेस के साथ साथ ग्रो करते हैं। लेट्स enlarge this bread piece। ठीक है, अब कुछ हाइफे ऐसे हैं जो कि देखिए सरफेस के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। ऐसे हाइफे जो सरफेस के साथ ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है स्टोलोन्स। एंकरिंग का काम होता है along the surface of substrate, तो इनको बोला जाता है स्टोलोन्स। कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जो सरफेस से परे इस तरह ग्रो कर रहे होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और इन पे स्पेशलाइज्ड स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं लेबल कर देता हूं। स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, जिसको मैंने इस वक्त फिलहाल शेड कर दिया, इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। तो ये जो हाइफा सिंगुलर हाइफा होती है, ये जो सरफेस से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, इस हाइफा का क्या नाम होगा? सरफेस के अलोंग है वो स्टोलोन्स हो गए, जो सरफेस के अंदर जा रहे हैं वो राइजोइड्स हो गए, जो सरफेस से ऊपर जा रहे हैं ये हाइफे, इनको क्या नाम दिया जाएगा? इनको बोला जाएगा स्पोरेंजियो 4। तो ये जो हाइफे है इट इज एक्चुअली स्पोरेंजियो 4 के दोज हाइफे which bear spore containing structures called sporangia। सिंगुलर इसकी इस वक्त स्पोरेंजियम है, प्लूरल इसकी स्पोरेंजिया होगी। तो इनको हम नाम देते हैं कि दे आर स्पोरेंजियो फोर्स। अगर जिस तरह अभी सब कह रहे हैं कि सेप्टेट या एसेप्टेट, तो वो मैं बार बार बता रहा हूँ क्रॉस वॉल्स होंगी उसकी बेस पे, यानी कि जो पार्टीशंस होंगी उनको सेप्टेट कहेंगे, जिसमें नहीं होंगी उनको सेप्टेट नहीं कहेंगे। अच्छा जी, कुछ हाइफे हैं फंजाई के, उन्हीं की टाइप्स बता रहा हूँ। दे फॉर्म कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स, यानी कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनाते हैं। ये भी हाइफे होते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग वाले जो हाइफे होते हैं ये उन फंजाई में होते हैं कि जो प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि जो लिविंग
ऑर्गेनिजम्स पे, उन्हें किल करते हैं एंजाइम सिक्रीट करके, और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम या उनको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा जी, फिर उसी तरह कुछ फंजाई का हाइफे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एस्टोरिया। ये स्पेशलाइज्ड हाइफे की टाइप है जो कि फंजाई को, या जो फंजाई की स्पेशल टाइप है जो कि पैरासाइट्स होते हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो होस्टोरिया आर फंजाई फंगल हाइफे दैट आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फंजाई। कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग ऐसे हाइफे होंगे जो कि प्रीडेटर्स में होंगे। एंकरिंग राइजाइड का काम है अलोंग द सरफेस स्टोलोन्स और स्पोरेंजिया को बियर करना, स्पोरेंजियम को बियर करना स्पोरेंजियोफोर्स का काम है। ठीक है, तो ये फंजाई की बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट थोड़ी सी हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो हमें ये तो पता है कि फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन जो फंजाई हैं बीइंग एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, इनका मेथड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? तो दे कैन बी सेप्रोट्रॉफ्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। ठीक है, और इनके पास जो सेप्रोट्रॉफ्स हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड हाइफे होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स, जो कि एंकर करते हैं और फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलावा फंजाई का मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक हमने देखा यहाँ पर यूज कर रहे होंगे हाइफे ऑस्टोरिया, सेप्रोट्रॉफ के लिए स्पेशलाइज्ड है राइजोइड्स। इसी तरह फंजाई का मेथड ऑफ न्यूट्रिशन प्रीडेशन भी हो सकता है, जिसकी भी मैंने एग्जांपल बताई कि कुछ फंजाई के पास कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स होते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि वो नीमाटोड के हवाले से दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि जैसे जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनाते हैं वो आर्थ्रोपॉड्स फंजाई हैं। इसी तरह जो पॉइजनस मशरूम है प्लीरोटस ऑस्ट्रीटस ओमनिवोरस जिसका लिखा हुआ है, वो पैरालिसिस करता है अपने सबस्ट्रेट की, तो इसको आप पढ़ेंगे। प्रीडेशन के अलावा फोर्थ मेथड जो कि फंजाई में न्यूट्रिशन का हो सकता है, हाँ जी, सुपरफिशियल मींस सरफेस, ठीक कह रहे हैं, सुपरफिशियल का मतलब सरफेस है। जी ये कौन, अच्छा भाई लीव ना किया करें बार बार, चले मान लो कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लें, लीव ना किया करें बार बार। तो ये कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि फिर म्यूचुअलिज्म पे भी जाते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जो म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के रिलेशनशिप्स हैं वो दो तरह के हैं, ये बात आपने याद रखनी है, लाइकेंस एंड माइकोराइजे। ठीक है, तो ये फंजाई का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी बनता है जिनको हम लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस में आपने याद रखना है कि ये फंजाई, ठीक है, और इसमें ग्रीन एल्जी और साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। तो फंजाई होगा जिसमें सबसे ज्यादा जो ये रिलेशन है वो एस्कोमाइसीड्स का प्लस एल्जी। ठीक है, और एल्जी में भी आपने ये स्पेसिफिकली याद रखना है कि ग्रीन एल्जी साइनोबैक्टीरिया। जबकि जो माइकोराइजल रिलेशनशिप होता है ये बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स होता है। माइकोराइजल बिटवीन
fungi and roots of vascular plants. अब इसमें म्यूचुअलिज्म कैसे होता है? फंजाई को चाहिए होता है फूड, वो इसको एल्गी या साइनोबैक्टीरिया से मिल जाता है। इनको चाहिए होता है शेल्टर, वो फंजाई दे देती है, क्योंकि टफ से टफ कंडीशंस में भी ये ग्रो करती है। इसी तरह जो सेकंड रिलेशन है फंजाई का प्लांट्स के साथ, तो फंजाई इन प्लांट्स की रूट के साथ अटैच होके एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जबकि इन रिटर्न प्लांट फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी रिगार्डिंग फंजाई। फंजाई में अगर आपने कुछ और कैरेक्टर्स को रिव्यू करना है तो वो आप इसमें फंजाई की रिप्रोडक्शन कि अपनी कॉपीज कैसे बढ़ाते हैं, अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं, उसको देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन के मेथड्स को। तो फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फंजाई की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कुछ मेथड्स हैं, जिनमें स्पोर्स बन सकते हैं, कोनिडिया, बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन। मैं ये जितने चीजें बता रहा हूँ बस इससे एक लफ्ज ज्यादा नहीं पढ़ना, ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ताकि अगर कोई हट के क्वेश्चन हो तो उसे भी आंसर कर सके। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें यूजुअली जो हाइफे हैं उनका फ्यूजन होता है। जब हाइफे का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। और हाइफल फ्यूजन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, तो फॉलोड बाय न्यूक्लियस फ्यूजन। जो न्यूक्लियस का फ्यूजन है इसको बोलेंगे कैरियोगेमी। तो फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी। पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर ही फंजाई के बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। जाइगोमा, ये फेडरल की बुक की बजाय पंजाब वाले देखेंगे, जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। इनमें से जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं दे डोंट कॉमनली शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉमन नहीं है, इसलिए इनको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जाइगोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जाइगोस्पोर से। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से बनते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, इसी तरह जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं, इस तरह इसमें जाइगोस्पोर बन रहा है, उसमें एस्कोस्पोर बन रहा है, इसी तरह इसमें बेसिडियो स्पोर्स कहा जाएगा, जो कि यहाँ पर बेसिडिया पे बनेंगे। वास्कुलर का मतलब होता है जी इनकी एग्जांपल्स भी आपने पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गई इंफॉर्मेशन फंजाई से रिलेटेड। अब लास्ट टॉपिक देखें इस यूनिट का, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। जिस तरह फंजाई के हवाले से बात की, इस तरह प्लांट्स में भी देखते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट्स कहते हैं। तो ये मैंने पहले भी बताया, इसको दोहराते हैं कि ऑल प्लांट्स विल बी यूकेरियोट्स। सब के सब जो प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे। दे आर यूकेरियोट्स, मल्टी सेलुलर। सब के सब जो प्लांट्स हैं किंगडम प्लांटी में आने के लिए इनमें एसेंशियल होगा कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हों, यानी कि अपना फूड
खुद सिंथेसाइज कर रहे हो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ऑल प्लांट्स आर यूकेरियोट्स, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। जो प्लांट्स होते हैं इनमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, लेकिन ऑर्गन्स इसमें जरूर मौजूद होते हैं। जिस तरह प्लांट्स के ऑर्गन्स में रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। ये प्लांट्स के लिए क्राइटेरिया है। प्लांट्स में इसके अलावा जिस तरह हमने फंजाई में बात की थी, सब प्लांट्स के पास सेल वॉल होगी जो कि सेलुलोज की बनी हुई है। प्लांट्स एनिमल्स की तरह लोकोमोशन नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं ना नॉन मोटाइल, तो इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स एक जगह से हिल के दूसरी जगह पर खुद ब खुद नहीं जा सकते। ठीक है। और प्लांट्स जितने भी होंगे दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज। ठीक है। तो यूकेरियोट मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स होंगे, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, नॉन मोटाइल। और ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी जो डेवलपमेंट होती है, जिस तरह एलजी में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो यहाँ पर जाइगोट और जाइगोट से फिर यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा। अच्छा जी। प्लांट्स आपको पता है एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। प्लांट्स के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होते हैं। जितने भी प्लांट्स होंगे इनमें सेल वॉल नॉन मोटाइल डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, क्लोरोप्लास्ट्स लाजमी होंगे, स्पेशली उनमें जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट्स में प्लांट्स के पास होते हैं, या बायोएनर्जेटिक्स वाली बातें रिपीट होंगी, पिगमेंट्स। प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं मैंने बताया था, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। ये कॉमनली प्लांट्स के पास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए तो सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे मेन पिगमेंट प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब प्लांट्स जो होंगे, इसके अलावा प्लांट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें टाइप्स, तो इनिशियली दो टाइप्स बनती थी, नॉन वॉस्कुलर प्लांट्स एंड वॉस्कुलर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स मौजूद ना हो, ये नॉन वॉस्कुलर है। और अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं, सॉरी, रूट स्टेम लीव्स की बजाय इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। नॉन वॉस्कुलर वो होते हैं जिनके पास, ये मैं असल में अभी हायर और लोअर का बताऊंगा फिर ये आएगा। नॉन वॉस्कुलर वो होते हैं जिनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज जैसे कि जाइलम, फ्लोएम नहीं होते। वॉस्कुलर प्लांट्स हैं, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स में जो नॉन वॉस्कुलर प्लांट्स हैं इनको यूजुअली जनरली स्पीकिंग लोअर कहा जाता है, और जो वॉस्कुलर प्लांट्स हैं इनको कद की वजह से नहीं, जाइलम और फ्लोएम की वजह से हायर प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये होगी प्लांट्स की टाइप, वॉस्कुलर, नॉन वॉस्कुलर, फिर लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें रूट स्टेम लीफ की डिफरेंशिएशन नहीं होगी, बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें रूट स्टेम लीफ की प्रॉपर डिफरेंशिएशन मौजूद होती है। प्लांट्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है दैट इज
alternation of generations. ठीक है, जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिस तरह मैंने कहा था कि प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कंडीशन लाजमी नहीं है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि एक तरफ प्लांट्स की, एक ही प्लांट में उसकी एक स्टेज हो जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, और दूसरी स्टेज हो जिसको बोलते हैं गेमीटोफाइट। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये मतलब है कि स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर्स, जो कि स्पोरोफाइट 2n होगा। स्पोर्स बनेंगे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, हैप्लॉइड हो जाएंगे। स्पोर से फिर गेमीटोफाइट इमर्ज करेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। गेमीटोफाइट ग्रो करेगा इनटू मेल एंड फीमेल प्लांट्स। यहाँ पर होंगे एंथेरिडिया और फीमेल गमीट्स को बोलते हैं आर्चिगोनिया। तो यहाँ पर गमीट्स बनेंगे जिनको बोलेंगे एंथीरोजॉइड्स, जो कि आर्चिगोनिया में एग के साथ फ्यूजन करते हैं। तो इवेंचुअली इसका रिजल्ट होता है गेमीटोफाइट बन गया। गेमीटोफाइट में मेल और फीमेल होंगे। एंथीरोजॉइड्स मेल गेमीटोफाइट बनाएगा और आर्चिगोनिया जो कि फीमेल गेमीटोफाइट्स होंगे, यहाँ पर बनेंगे एग्स। इनकी फ्यूजन होगी तो उसके रिजल्ट में बनेगा जाइगोट, एम्ब्रियो, और फिर इसी तरह इससे बन जाएगा एडल्ट प्लांट जो कि खुद स्पोरोफाइट होगा, 2n होगा, फिर से मियोसिस करेगा, स्पोर्स बनाएगा। हाँ, जो मेल के एंथ्रीडिया और फीमेल आर्चिगोनिया ने स्पर्म्स और एग्स बनाए हैं, जिसको हम बोलते हैं गेमीटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा होगा माइटोसिस से। इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है मियोसिस से, गेमीटोफाइट गेमीट्स बनाता है माइटोसिस से। वजह सिंपल है, गेमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट को स्पोर्स के लिए मियोसिस करनी पड़ती है, गेमीटोफाइट है उसको गेमीट्स बनाने के लिए माइटोसिस करनी पड़ती है। तो ये उनका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पेसिफिकली इसमें से चीजें पूछी जा सकती हैं और बड़ी सिंपल चीजें हैं, लेकिन येट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। स्पोरोफाइट गिव्स राइज टू, आंसर होगा स्पोर्स। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस और माइटोसिस, तो आंसर होगा मियोसिस। गेमीटोफाइट प्रोड्यूसेस गेमीट्स बाय, तो आंसर होगा माइटोसिस। और इसी तरह गेमीटोफाइट्स गिव्स राइज टू गेमीट्स, स्पोरोफाइट गिव्स राइज टू स्पोर्स। दूसरे लफ्जों में स्पोरोफाइट से बनता है, ये समरी इसकी ये होगी, स्पोरोफाइट से बनेगा गेमीटोफाइट और गेमीटोफाइट से बन रहा होगा स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये प्लांट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। इन्हीं को आपने, जो फर्स्ट पेज है इसको आपने पढ़ना है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा ये देख लें कि नॉन वास्कुलर प्लांट्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं और वास्कुलर प्लांट्स में कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कीजिएगा, बाकी की जो चीजें हैं अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो ऑब्वियसली इसका मैं टेस्ट लूंगा, तो उसमें उन चीजों को शामिल कर दूंगा। अब ये कह रहे थे कि बैक्टीरिया का हम कंट्रोल पढ़ रहे थे, केमिकल मेथड्स, तो उन्हीं को एक दफा ब्रीफली देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में, फिर ये इंफॉर्मेशन बेस्ड यूनिट खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिजिकल मेथड्स पढ़ लिए थे, अब है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में दो चीजें होती हैं,
या तो आप किसी लिविंग सरफेस या लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर आप बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी नॉन लिविंग सरफेस पे, नॉन लिविंग जगह पर। तो नॉन लिविंग के लिए तो यूज होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, जिनकी एग्जांपल्स बुक में लिखी हुई हैं, वहां से आप पढ़ेंगे। लिविंग टिश्यूज पे इस्तेमाल होते हैं इन पे बैक्टीरिया फ्री करने के लिए एंटीसेप्टिक्स, अगर लोकली अप्लाई करनी है तो। लोकली का मतलब है कि खा नहीं सकते एंटीसेप्टिक्स। रिमेंबर, एंटीसेप्टिक्स को खाया नहीं जाता, लगाया जाता है। So फॉर एग्जांपल डेटॉल एक कॉमन एंटीसेप्टिक है, पायोडीन कॉमन एंटीसेप्टिक है। इसी तरह थर्ड मेथड था लिविंग टिश्यूज में, एक तो एंटीसेप्टिक हो गए, दूसरा लिविंग टिश्यूज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, जिनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यूजली इन्फेक्शंस के लिए होती हैं, इनको खाया भी जा सकता है, इनको इंजेक्शन की फॉर्म में भी डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, तो लिविंग टिश्यूज पे जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं ये एंटीबायोटिक्स होंगी। एंटीसेप्टिक्स की एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स आपने देख ली, तो बस इतनी सी बात रह गई थी, इसलिए इसको मैंने दोबारा शुरू नहीं किया था। ठीक है, ये आपका यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपने ना इससे बिल्कुल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इससे कम पढ़े ना इससे ज्यादा पढ़े, एग्जैक्टली इतना ही आपने प्रिपेयर करना है यूनिट 4 को। इसका टेस्ट मैं अनाउंस कर दूंगा जल्द, फिलहाल आप इसको पढ़ें और कल से हम यूनिट नंबर 5 शुरू करेंगे और उम्मीद है कि कल तक जो है वो हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी से पढ़ सकेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसकी मैं ऑफ कर रहा हूँ। और एक बात, सब